12 घंटे से भी कम वक्त में पूरी हुई सीएम नायब सिंह सैनी की घोषणा। जींद से पटियाला सीमावर्ती गांव के रूट से चली बस। पंजाब से आए सरपंचों ने सीएम सैनी से की थी बस चलाने की मांग। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के लाइव शो में हंगामा। पुलिस ने सिंगर को प्रतिबंधित गाना गाने से रोका। कुछ युवकों के साथ बाउंसर्स की मारपीट। गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों पर बैन को लेकर पहली बार न्यूज 18 पर बोले गजेंद्र फोगाट। हरियाणा में गन कल्चर के गानों के क्रेज का बढ़ना पंजाब के इशारे पर पाकिस्तान की बताई साजिश। मासूम शर्मा के आरोपों पर बोले मैं सॉफ्ट टारगेट में जिस पद पर बैठा हूं ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। बहादुरगढ़ हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पिता ही निकला 3 बच्चों और पत्नी का कातिल। नींद की गोली खिलाकर तेजधार हथियार से उतारा मौत के घाट, फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग। यमुनानगर में जयपुर जैसा कांड। अपहरण के बाद व्यक्ति की हत्या कर बाइक पर घुमाती रही महिला और उसका दोस्त। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा प्राइम। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ तेज नैन मोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी घोषणा उनकी तरफ से की गई। बताया गया कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यमुनानगर में कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कई दूसरे कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। विधानसभा के सत्र में नकली बीज व कीटनाशक पर रोक लगाने के लिए एक बिल भी लेकर हम आए हैं। महिला किसानों को डेयरी स्थापित करने हेतु हमने अपने बजट में कहा कि बहनों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का काम भी हम करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश के हर 10 किलोमीटर पर एक नया मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा जिससे कि हमारे युवाओं को अच्छी और सस्ती एजुकेशन मिल सके। उसको लेकर के हम हर 10 किलोमीटर पर एक संस्कृत मॉडल स्कूल हम खोलने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हर जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स भी बनाया जाएगा। हर जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल बनाया जाएगा। 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। विश्व कौशल ओलंपिक के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कैंसर के मरीजों के लिए 17 जिलों में डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे। हमने ये भी कहा है कि प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें जो पहले 2185 थी बढ़ा करके 2485 की जाएंगी। हरियाणा में 10 नए आईएमटी विकसित किए जाएंगे। हर जिला में एक जिला एक उत्पाद योजना में 10 नए औद्योगिक क्लस्टर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा में आगमन को लेकर के है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
आगामी 14 अप्रैल को हरियाणा की पावन धरा पर पधार रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने अभी तक के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। साथ में यह भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर आएंगे। उधर गजेंद्र फोगाट से न्यूज 18 ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में हरियाणा में जो गन कल्चर बढ़ रहा है उस पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में बढ़ रहा गन कल्चर का जो क्रेज है ये सब पंजाब के इशारे पर हो रहा है। पहले पाकिस्तान ने पंजाब में इसे बढ़ावा दिया, युवाओं को नशे में धकेला, फिर अपराध को बढ़ावा दिया। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर इसी बात का उदाहरण है। गायक मासूम शर्मा के आरोपों का भी गजेंद्र फोगाट ने जवाब दिया, कहा मैं सॉफ्ट टारगेट हूं, मैं जिस पद पर हूं ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। तो गन कल्चर है उसको बड़ा बढ़ावा आजकल गानों के अंदर मिलने लगा है। आप कैसे देखते हैं एज ए कलाकार और एज ए सरकार के नुमाइंदे होने के नाते? देखिए ये समस्या सबसे ज्यादा गहराई पंजाब में पहले, अभी धीरे धीरे हरियाणा में आ गई। बेसिकली जो मुझे लग रहा है ये समस्या गहरी तब हुई जब हरियाणा प्रदेश में पंजाब की जो कंपनियां हैं उनकी एंट्री हुई। मैं नाम ले रहा हूं, स्पीड रिकॉर्ड हरियाणवी, व्हाइट हिल धाकड़, बहुत सारी ऐसी कंपनियां SMI जिन्होंने ये देखा कि हरियाणवी म्यूजिक तो चढ़ता जा रहा है तो अब इससे पैसा कैसे कमाया जाए। लेकिन क्योंकि पहले से ही पंजाब में गन कल्चर के गानों का बहुत जोर शोर था और वहां के सारे सिंगर्स इसी से तंग आके विदेशों में भाग गए थे कि वहां पे गन कल्चर के बाद गन शुरू हो गई थी। तो और ये एक बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बॉर्डर स्टेट है पंजाब, पाकिस्तान से पैसा आया पहले नशे के लिए, उसके बाद गन्स के लिए, उसके बाद गन कल्चर के लिए, यानी कि गन को ग्लोरीफाई करो। ये बताओ कि गन बुरी चीज नहीं है, गन अच्छी चीज है, गन हीरो रखता है, गन हीरो रखता है। तो ये बता के ग्लोरीफाई करके, गन को ग्लोरीफाई करते हुए गाने बनाओ, बदमाशी को ग्लोरीफाई करते हुए गाने बनाओ, ताकि यूथ में गन के प्रति आकर्षण बढ़े, विकर्षण ना बढ़े। और पंजाब सारा कल्चर खराब हो गया, वहां पे मर्डर होने शुरू हो गए, वहां के सिंगर्स गनों को लहराते हुए रील्स बनाने लग गए और आप नतीजा देख रहे हो, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया और कई। उधर इससे पहले गुरुग्राम में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के कार्यक्रम में कल देर रात हंगामा हो गया। लाइव शो चल रहा था और इसी दौरान फरमाइश पर मासूम शर्मा ने अपना बैन किया हुआ गाना गाना शुरू कर दिया, जिसे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। मासूम शर्मा के हाथ से माइक छीन लिया। इसी बीच में कुछ युवकों के साथ बाउंसर्स ने मारपीट भी की है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 में ये लाइव शो चल रहा था। सरकार ने मेरे को ये साइन कर रखे, मैंने इस कागज पे, मैं खटोला राणा नहीं गा सकता। ये साइन कर रखे, मैंने इस कागज पे, मैं खटोला राणा नहीं गा सकता।
हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के कार्यक्रम में हंगामा हुआ, लाइव शो चल रहा था। इसी बीच उनके फैंस की तरफ से कहा गया कि जो विवादित गाना उनका है उसको गाया जाए। वो गाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने मासूम शर्मा के हाथ से माइक छीन लिया। इस बीच मासूम शर्मा भी अपने फैंस को ये समझाते नजर आए कि उन्होंने बकायदा कागज पर साइन किए कि ये गाना वो नहीं गाएंगे, और इस गाने समेत उनके 5 गाने यूट्यूब से सरकार ने हटा भी दिए हैं। कुछ और विवादित गानों को भी हटाया गया जिनमें गन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था। हरियाणा सरकार की सख्ती के बाद लगातार विवाद बढ़ता हुआ। विवाद उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब मासूम शर्मा ने इस फैसले के पीछे गजेंद्र फोगाट का हाथ बताया। कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और गजेंद्र फोगाट के इशारे पर उनके गाने यूट्यूब से हटवाए गए। इससे पहले हमने आपको सुनवाया था, गजेंद्र फोगाट ने पहली बार इस पूरे विवाद पर न्यूज 18 पर आकर अपना पक्ष रखा। कहा कि उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, वो बड़े ओहदे पर बैठे हैं, ऐसे पद पर बैठे हैं जिसको लेकर कुछ लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ गजेंद्र फोगाट ने यह भी आरोप लगाया कि सबके पीछे पंजाब है। पंजाब में पहले इसी तरीके से गन कल्चर को प्रमोट किया गया, हिंसा को बढ़ावा दिया गया, फिर युवाओं को नशे में धकेला और सबके पीछे पाकिस्तान था। अब यही साजिश पंजाब के जरिए हरियाणा में की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने केजरीवाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि भारत में अंग्रेजों से ज्यादा तानाशाह राज चल रहा है। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एमएसपी वाले बयान पर कहा कि हुड्डा की कोई फसल है तो वो बता दें, उस पर भी काम किया जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद धर्मवीर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका निजी बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देसी दारू बनाने से किसानों की आय बढ़ेगी। केवल तस्वीरें लगा देने से उनके आदर्श व्यवहारिक नहीं हो सकते। आदर्श पार्टी के या नेताओं के व्यवहार में झलकने चाहिए। जिन महापुरुषों की इन्होंने तस्वीरें लगा रखी हैं, उन्होंने कब कहा था कि शराबें बांटो? उन्होंने कब कहा था कि ठेके खुलवाओ? उन्होंने कब कहा था कि भ्रष्टाचार करो? उनकी जो कहानियां हैं उसके विरुद्ध जाकर आपने और आपकी पार्टी ने आचरण किया है। हमारे सरकार की घोषणा है कि 24 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। अब हुड्डा साहब की कोई फसल है तो वो बता दें, उसका भी इंतजाम किया जाएगा। इससे सहमत नहीं है, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। पति के साथ विवाद के बाद इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अब बड़ा आरोप लगाया है। पति से विवाद के बाद मीडिया में स्वीटी बुरा का ये बड़ा बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उनकी तरफ से की गई और पति दीपक हुड्डा पर कहा कि उन्होंने उनके खिलाफ झूठी एफआईआर करवाई है। मुझे दीपक से छुटकारा चाहिए, मेरे परिवार पर संपत्ति हड़पने के झूठे आरोप लगाए गए। अधिकारियों ने मुझ पर दबाव बनाया, घंटों थाने में बिठाया गया, मैं डिप्रेशन में हूं। ब्लैकमेल बोल सकते हैं, इमोशनली मेरे को बोला कि मैं बिना माँ बाप का बच्चा हूँ और मेरी मतलब ऐसे करके एक सॉफ्ट कॉर्नर उसने हमारी फैमिली में और मेरे अंदर बनाया। और मेरी बातचीत उनसे शुरू हुई 2015 में। मैंने जब उस इंसान से बात करना स्टार्ट किया, उस टाइम मैं आपको बता दूं कि आज वो संपत्ति हड़पने के मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। जब 2015 में मैंने बात की थी तो उसके घर में एक टॉयलेट भी नहीं होता था। उसके घर में एक टॉयलेट नहीं होता था, तसले में नहाते थे वो लोग। ऐसे इंसान का मैंने हाथ पकड़ा था। मेरी गलती ये रही कि मैंने उस इंसान का, और उस टाइम मैं वर्ल्ड की मेडलिस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एशियन की मेडलिस्ट और बहुत बार नेशनल चैंपियन रह चुकी थी। और उस टाइम दीपक हुड्डा इतना बड़ा चेहरा नहीं था। वो नेशनल खेला था लेकिन नहीं, वो इंटरनेशनल प्लेयर था। अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं क्या उस इंसान का हाथ पकड़ती उस टाइम? उसने विश्वास भी जीता मेरा और मेरे माता पिता का। हम उस पर ब्लाइंडली फेथ करते थे क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वो ऐसे बोलता, मेरा माँ बाप नहीं है तो आप ही मेरे माँ बाप हो। और उस टाइम
हमने उसके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ किया। मेरा ये एक कसूर है कि मैंने किसी के ऊपर अंधा विश्वास किया, और उस आदमी ने अपना टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में जो हमारे 16-17 में जो 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाले, और वापस कितने लिए? 7 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तो उसने उसी साल हमारे खा गया वो, और वो बोल रहा है कि मैंने धोखा किया। ऐसे ही सारे रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने लिखित में हर साल के सालाना जो रिकॉर्ड किए हुए हैं, और वो आपको मेरे वकील बता देंगे उसके बारे में, क्योंकि मेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं सारे आंकड़े याद कर सकूं, क्योंकि 4-5 साल की बात है। बोल रहा है कि मेरा प्लाट धोखे से नाम करवाया। मैंने कौन सा धोखे से नाम करवा लिया? प्लाट भी आज भी उसी इंसान के नाम पर है। वो प्लाट, आधा प्लाट उसके नाम पर है और आधा प्लाट मेरे नाम पर है, जो कि मैंने शादी से पहले 2018 में मैंने खरीदा था। शादी के बाद नहीं खरीदा था कि जो उसकी संपत्ति होगी, ऐसा नहीं है। एज ए वाइफ मैंने उसकी कोई संपत्ति पर कभी कोई अधिकार, मैंने 100 रुपए भी कभी उस इंसान से नहीं लिए हैं। मैं आपको बता दूं, उस इंसान का मैंने 2018 में जब मैंने प्लाट लिया, मेरे प्लाट की सारी ट्रांजैक्शन मेरे खाते से की हुई है। वो खाता भी यहाँ पर है, उसकी सारी डिटेल मैंने रोहतक पुलिस को भी दी हुई है। तो वो प्लाट के पैसे मैंने दिए हैं, तो वो प्लाट आधा उसका कैसे हो गया? और बात जहाँ आती है धोखे की, तो मेरे प्लाट पर उस इंसान ने 67 लाख रुपए का, हमने टोटल का वो प्लाट लिया था, उसका 33.5 लाख उसके रुपीस थे। 33.5 लाख रुपए देकर वो आदमी मेरे से बगैर बताए, मेरे से साइन करके, गुड फेथ में साइन करवा कर 80 लाख रुपए उसने HDFC बैंक से लोन ले रखा, वो मेरे को बगैर बताए, और धोखा मैंने कर दिया। अब उधर यमुनानगर में हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का पहले अपहरण किया गया, फिर उसकी हत्या की गई। महिला और उसके 3 साथियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हत्या कर शव बाइक पर लेकर आरोपी घूमते नजर आए। शहर से दूर नहर किनारे जंगल में इसके बाद लाश को फेंक दिया गया। पैसों के लेन देन से जुड़ा ये विवाद था, जिसमें इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शव बरामद कर अपनी जांच शुरू कर दी है। फादर का नाम राजकुमार था जी। वो मेरे फादर जी, एक राहुल नाम का शख्स था जी, उसको बाबूजी मेरे पापा उसको पैसे देने गए थे जी। तो जी वहाँ मेरे पापा पैसे देने गए, उसको नाम एक तो वहाँ तृप्ता जी, एक बंटी था जी तृप्ता का भाई, एक राहुल था जी तृप्ता का हस्बैंड, एक प्रमोद नाम का था जी तृप्ता का फ्रेंड जी। वहाँ मेरे पापा पैसे देने गए जी, उन चारों ने मेरे पापा का अपहरण कर लिया जी। उन्हें वहीं पापा को मारा जी, वहीं डेड बॉडी, मतलब मेरे पापा को वहीं कमरे के अंदर ही जान से मार दिया जी। फिर वो मेरे पापा की बाइक में उठाकर डेड बॉडी लेकर पूरे में घूमते रहे जी। फिर कहीं भटकते भटकते जी खारवन रोड पे फेंक के जंगल के अंदर ही फेंक दिया जी, जगाधरी से 5-6-7 किलोमीटर आगे जी। पता मुझे ऐसा चला कि मेरे पापा बोल गए थे कि विजय मुझे राहुल के पैसे देने हैं, मैं वहाँ जाऊँगा। तो सर मुझे शक हुआ, तो मैं सर राहुल के रूम पे गया, तो मुझे मेरे पापा की वाली मोटरसाइकिल है जी, दूसरे गेट के बाहर मिली जी। फिर मैंने गेट के बाहर गया तो देखा राहुल का जी गेट बंद था। मैंने गेट को नोक करा जी, तो थोड़ी मेरे पापा की आवाज़ आई, उन्होंने पापा को बोलने नहीं दिया जी। ठीक है जी, उस टाइम फिर उसका तृप्ता का भाई था जी बंटी, उन्हें थोड़ा गेट के साथ दी जी। मैंने गेट में झाँक के देखा जी, वहाँ पूरे कमरे में कांच की बोतलें, खून की पूरा खून था जी। उन्होंने धमकी दी हम तीनों को कि तुम यहाँ से भाग, तुम्हें जान से मार देंगे जी। हम गए, लाला जी को फोन लगाया, लाला जी आए, फिर लाला जी ने उनका गेट खुलवाया जी। उस टाइम वहाँ सारे खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र में यज्ञ के दौरान गोली चलने का मामला, जिस पर गोली कांड पर पहली बार यज्ञ सम्राट हरिओम महाराज का बयान आया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि मेरी हत्या करना चाहते थे उपद्रवी। यज्ञशाला में आग लगाने की भी कोशिश की गई, यज्ञशाला में पत्थरबाजी भी की गई। लखनऊ के ब्राह्मण आशीष को इस पूरी वारदात में गोली लगी। प्रिंस नामक ब्राह्मण के सर पर भी चोटें आई हैं। आशीष के इलाज का मैं खर्च उठाऊंगा। 27 मार्च तक बता दें कि ये महायज्ञ यहां पर होगा, और आरोप ये भी लगाया गया कि वृंदावन से उपद्रवियों को भेजा गया। हरिओम महाराज इस पूरी घटना के बाद पहली बार सामने आए हैं। 22 मार्च को यज्ञ के दौरान गोली चली थी, काफी उत्पात हुआ था, हंगामा हुआ था, और 27 मार्च तक ये 1008 कुंडीय महायज्ञ कुरुक्षेत्र में आयोजित। वृंदावन से आए थे, हमने नहीं बुलवाया था। हमारी एक आदत है कि कहीं से कोई आ जाता है तो उसका नाम एंट्री कर लिया जाता है। ब्राह्मण है, उसका इंटरव्यू ले लिया जाता है।
और उसके बाद उसको बैठा दिया जाता है जो जहाँ से आया होगा। तो उसी में प्लांटेड करके वृंदावन से ही षड्यंत्रकारी जो भी हैं, जांच होगी तो उसका पर्दाफाश होगा, जरूर होगा। उन्होंने वहाँ प्लांटेड करके भेज दिया। उन्होंने शुरू में ही जा करके एकदम हल्ला मचा दिया कि बस भोजन में बासी है, बासी है, बासी है, और उसके बाद सारे ब्राह्मणों को भड़का दिया, सारे ब्राह्मणों को भड़का दिया। अब वहाँ से उग्र होते होते कि बाउंसर जो पहुँचे, बेचारे सिक्योरिटी वाले थे वो पहुँचे, उन्होंने समझाने की कोशिश की तो उनसे लड़ गए, क्योंकि उनको लड़ना ही था, वो प्लांटेड थे। नौबत आ गई गोली चलने की? नौबत गोली चलने की नहीं आ गई, बल्कि ये जान लीजिए कि अगर कहीं वो बच्चे फायर नहीं करते तो यज्ञशाला फूकना इस बार भी तय था, और मेरी कुटिया भी फूकना तय था, और हो सकता है कि मेरी हत्या भी कर देते। हरियाणा के जो ब्राह्मण समाज है वो कह रहे हैं कि उसको कोई खर्चा वर्चा नहीं मिल रहा है, उसको इलाज के लिए, तो ऐसा कुछ स्वामी हरिओम जी जो आप महाराज हैं, यज्ञकुंडिया के महाराज से नाम से जाने, उसका खर्चा उठाने के लिए या जो भी खर्चा होगा इलाज का, 2 लोग हैं, आशीष है और प्रिंस है, उसका खर्चा उठाएंगे? मैं तो कल ही गया था, खुलेआम बोल के आया उनको, और वो तो घायल है इसलिए खर्चा दे दिया। हम तो ब्राह्मण, जितने ब्राह्मण हैं, गरीब ब्राह्मण हैं, वैसे भी उनके परिवार में कोई बीमार हो जाता तो इलाज करवाते हैं। ये तो यज्ञ में घायल हुए हैं, हमने कईयों की शादियां कराई, लेकिन ये सब ढिंढोरा पीटने का विषय नहीं होता। ये व्यक्तिगत अनुभूति, व्यक्तिगत ये पुण्य कार्य है। कई कन्याओं की कन्याओं की शादियां कराई, कई ब्राह्मणों की शादियां कराई, कई ब्राह्मणों के घर बनवाए। इसीलिए आज इसमें जितने ब्राह्मण मिलेंगे, इसमें 100, 200, 150 ब्राह्मण ऐसे हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि धर्म क्या है।